वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स, कि कौन कौन सी किडनी प्रॉब्लम्स जो है वो होते हैं और इनका क्या क्योर है। जी बच्चे, सबसे पहले है तो किडनी का प्रॉब्लम में आते हैं किडनी के स्टोन्स, जो कि किडनी के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। स्टोनी मटेरियल जो कि किडनी के किसी भी हिस्से में हो, और प्राइमरी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि उसके काम करने में रुकावट पैदा करना शुरू कर दे, तो वो किडनी स्टोन्स होते हैं। कोई भी मटेरियल जो कि मुख्तलिफ नेचर का होता है वो किडनी में जाके जम के स्टोन्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है। दो तरह के स्टोन्स हैं जो किडनी के अंदर हो सकते हैं, हाइपर कैल्सीमिया टाइप और हाइपर ऑक्जेलूरिया। ये आपकी बुक के मुताबिक ही बता रही हूँ मैं। नंबर 1, हाइपर कैल्सीमिया। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई हो जाए, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई हो जाए, जो कि दूसरी डिजीज़ की वजह से हाई हो जाता है, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी निकलता है कि जो कैल्शियम है वो जम जाना शुरू हो जाता है जाकर किडनी के अंदर, किसी भी पार्ट के अंदर, तो वो जो है स्टोन्स बन जाते हैं। ये होते हैं कैल्शियम के स्टोन्स हो सकते हैं, तो इसको हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। दूसरी टाइप है हाइपर ऑक्जेलूरिया, हाई लेवल ऑफ ऑक्जेलेट इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर ऑक्जेलेट का लेवल हाई हो जाएगा तो हाइपर ऑक्जेलूरिया टाइप जो है स्टोन्स हो जाएंगे। ऑक्जेलेट जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स, टमाटोज़ वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल छोड़ दें। ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन के होता है जो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो बहुत एक्स्ट्रा लेवल में जब होता है तब तो ऑक्जेलेट के जमा होने से स्टोन्स होते हैं। और कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स बनने के ज़्यादा चांस होते हैं, 70% तक। कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स बनने के चांस 15%, और यूरिक एसिड के स्टोन्स के चांस जो है वो 10% होते हैं। और ये जो साल्ट है, किसी भी किस्म का साल्ट है, यूरिन फॉर्मेशन के अमल के दौरान किडनी या नेफ्रॉन के किसी भी हिस्से में डिपॉजिट होकर स्टोन्स की शक्ल अख्तियार कर सकता है, चाहे यूरिटर हो, चाहे नेफ्रॉन हो, चाहे किडनी का कोई और पार्ट हो। अब इसका इलाज क्या है, क्योर्स। नंबर 1 पहला तो आता है लिथोट्रिप्सी। जी बच्चे, लिथोट्रिप्सी में क्या होता है कि जो स्टोन्स किडनी में, यूरिटर में या गॉल ब्लैडर में अगर बन जाए, तो इसके लिए पहला तरीका लिथोट्रिप्सी किया जाता है। लिथोट्रिप्सी में क्या होते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉर्ट वेव जो होती हैं, इनको बाहर से मशीन के ज़रिए बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है। लिथोट्रिप्सी के अंदर जिस हिस्से के अंदर भी स्टोन्स हो, तो वो शॉर्ट वेव्स जो होती हैं वो स्टोन्स को तोड़ देती हैं, वो रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं, और यूरिन के साथ वो जो है जो स्टोन्स है वो यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो जाते हैं, यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो जाते हैं। और दूसरा बच्चे है रेनल फेलियर। अब अगर नेफ्रॉन, ख़ास तौर पर ग्लोमेरुलर जो पार्ट है, अगर वो वाला जो हिस्सा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो फिर रेनल फेलियर हो जाता है, मतलब गुर्दे काम करना छोड़ गए हैं। तो बच्चे, तो ये इस केस के अंदर फिर क्या होता है, अगर ऐसा हो जाए किडनी बिल्कुल काम करना छोड़ दें, तो फिर ब्लड के अंदर यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि किडनी ने तो यूरिया साफ़ करना था। तो अगर यूरिया का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर, डेफिनेटली ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, और एनीमिया, ब्लड की कमी, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की सारी जगह यूरेमिया ले जाएगा। जी बच्चे, इसका फिर ट्रीटमेंट होता है डायलिसिस। तो ये डायलिसिस कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, वक्ती तौर पर जब तक किडनी काम नहीं कर रहा तो वक्ती तौर पे डायलिसिस किया जाता है। क्रोनिक रेनल फेलियर के अंदर जब किडनी यूरिया को रिमूव करने के काबिल नहीं रहता किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो डायलिसिस किया जाता है। तो ब्लड के अंदर मौजूद जो वेस्ट है उसको डायलिसिस के ज़रिए रिमूव किया जाता है। जी बच्चे, डायलिसिस होता है 2 तरह का। पहला होता है हीमोडायलिसिस। ये जो डायग्राम आपके सामने है, यह है हीमोडायलिसिस की। ये पेशेंट है, पेशेंट का जो ब्लड है ये एक, देखिए, ये इस नाली के ज़रिए यहाँ से दाखिल किया जाता है, इस नाली के ज़रिए, और इस मशीन जिसे कहते हैं डायलाइज़र, ये जो मशीन आपके सामने है ये है डायलाइज़र। तो इस डायलाइज़र के अंदर दाखिल किया जाता है। ये देखो, ये यहाँ से आ रहा है डायलाइज़र के अंदर, ये इसके अंदर दाखिल किया है, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर बारीक बारीक सी, ये जो आपको पिंक कलर की ये नज़र आ रही हैं, इसके अंदर ब्लड मूव करेगा, और इसके बाहर वाला जो हिस्सा है ये ब्लू कलर का, रोज़ी लाइट कलर का जो है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है। तो जब ब्लड इसमें से गुजरेगा तो बाहर वाला जो ये एक बारीक सी मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं, तो ये डायलाइज़र की मेम्ब्रेन होती है। जी बच्चे, तो डायलाइज़र की जो मेम्ब्रेन है, यानी इसमें से ब्लड के अंदर में से जो यूरिया है ये निकल कर इस फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगा यूरिया। ये फ्लूइड
यहाँ से जो है इसके अंदर रिमूव कर दिया जाएगा और नया फ्रेश जो फ्लूइड है वो इसके अंदर मुसलसल डाली जाए करेंगे, यानी वो पंप हो रहा होता है और यूरिया वाला फ्लूइड यहाँ से निकल रहा होता है, क्योंकि एक लिमिट तक फ्लूइड के अंदर कहीं यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए कि वापस ब्लड में जाना शुरू हो जाए। और ब्लड जब इसमें से जब तक ब्लड इन तमाम नालियों में से गुजरता है तो उसमें से यूरिया डिफ्यूज़ होकर फ्लूइड के अंदर आ चुका होता है, और उसके बाद ब्लड यहाँ से जब वापस पेशेंट के अंदर जाता है तब तक वो उसमें से यूरिया जो है वो रिमूव हो चुका होता है। इसे कहते हैं हीमोडायलिसिस। दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। जी बच्चे, पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, हमारी जो कैविटी है पेट के अंदर, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम बेली के अंदर होता है, इसके इर्द गिर्द वाली जो स्पेस होती है उसे कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। अब इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है इसके अंदर ये एक नाली होती है जिसे कहते हैं कैथीटर, इसके ज़रिए जो है एक फ्लूइड इस कैविटी के अंदर दाखिल किया जाता है। ये आप देख रहे हो, जैसे ये यहाँ पे एक फ्लूइड दाखिल किया है, ये डार्क मैरून से कलर का, और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। बेली की जो स्किन है उसके बिल्कुल बाहर की जानिब एक मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके ब्लड कैपिलरीज की जो सप्लाई है वहाँ से, जैसे ये सारा इसको ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई है, वहाँ से ब्लड के अंदर से मौजूद यूरिया डिफ्यूज़ होकर इस फ्लूइड के अंदर आना शुरू हो जाएगा उस मेम्ब्रेन में मौजूद, यानी बिल्कुल स्किन के नीचे की जानिब जो मेम्ब्रेन होती है, तो अंदर तो उसके फ्लूइड है ना जो हमने दाखिल कर दिया है, तो उसमें जो ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई है उस मेम्ब्रेन के अंदर, वहाँ से ब्लड में मौजूद जो यूरिया है वो डिफ्यूज़ होके इस फ्लूइड के अंदर आना शुरू हो जाएगा और ब्लड नीट हो जाएगा, और ये फ्लूइड जो है यहाँ से फिर वापस बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये होता है पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। जी बच्चे, उसके बाद ये जो थे हीमो और पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों किस्म के, ये परमानेंट इलाज नहीं है, ये वक्ती इलाज है। परमानेंट इलाज जब हाई डिग्री का रेनल फेलियर हो जाती है तो फिर इसको यूरीमिया या एंड स्टेज ऑफ रेनल फेलियर कहते हैं। फिर उसका आखिरी हल ये होता है कि किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है किसी मैचिंग किडनी से। यहाँ तक हमारा टॉपिक है, यहीं तक कि इंशाल्लाह मंडे को आपका टेस्ट होगा 15 मिनट के बाद, बस 15 मिनट के अंदर अंदर आपने लिखना होगा, उसके बाद नहीं, और ना ही उसके बाद मैं चेक करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।